नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कॉपर के बारे में जानेंगे, तांबा के बारे में। जो तांबा धातु है, ये रस शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रस प्रकरण में धातुओं के अंतर्गत आता है। हमने लास्ट लेक्चर में गोल्ड धातु, सिल्वर धातु और धातुओं के नाम याद करने के बारे में जाना था। तो अभी हम ताम्र धातु के बारे में, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये कॉपर दिखने में इस टाइप का होता है। संस्कृत में इसको ताम्र, हिंदी में तांबा, इंग्लिश में कॉपर, लैटिन भाषा में इसको क्यूप्रम, और इसका सिंबल है, ये है Cu। इसको हम ताम्र, शुल, मलेच्छ, वक्त्र, नेपालीय, उदंबर और अम्बक, इन नामों से भी हम इसको पहचानते हैं। नीचे इमेज दी हुई है कॉपर की, जो कॉपर के पाइप्स दिए हुए हैं। उत्पत्ति के बारे में कॉपर का बताया कि तांबर की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ये रस कामधेनु में बताया गया है। अभी ताम्र के खनिज। प्रकृति में ताम्र धातु मुक्तावस्था एवं यौगिक अवस्था दोनों रूपों में प्राप्त होता है। मुक्त ताम्र अल्प मात्रा में अमेरिका एवं साइबेरिया आदि स्थानों पे मिलता है। मुक्त ताम्र में कई बार अल्पांश में रजत, सोमल, विस्मित एवं एंटीमनी पाया जाता है। इनके खनिज हैं वो है सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में इसके खनिज मिलते हैं। अब हम जानेंगे कॉपर के मुख्य खनिज। तो फर्स्ट दिया है चेल्कोसाइट Cu2S2, नेक्स्ट कॉपर पायराइट, थर्ड मेलेकाइट, फोर्थ वन एजुराइट, फिफ्थ वन क्यूप्राट, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O2, नेक्स्ट बोनाइट, नेक्स्ट कोयलाइट एंड एनार्जिट। तो ये कॉपर के खनिज हैं। अब कॉपर के प्राप्ति स्थान के बारे में जानेंगे। तो कॉपर विदेशों में नॉर्थ अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, साइप्रस, मेक्सिको, चाइना, कनाडा, बेल्जियम, उत्तरी रोडेशिया, कांगो, जर्मनी आदि देशों में प्रचुर मात्रा में कॉपर पाया जाता है। भारत में ये झारखंड, बिहार के शिव भूमि एवं हजारीबाग जिला है, तथा राजस्थान के जो झुंझुनू में अपने पास में ही खेतड़ी कॉपर में भी कॉपर की माइंस के रूप में ये पाया जाता है। अब हम जानेंगे कॉपर के भेद। तो कॉपर के भेद रसायनों में बताया है। दो टाइप का कॉपर, एक है रक्त वर्ण का जो श्रेष्ठ माना गया है, एक है कृष्ण वर्ण का जिसको निकृष्ट बताया है। रस रत्न समुच्चय में भी इसको दो भेद बताए हैं। एक है नेपालक ताम्र जो श्रेष्ठ है, दूसरा है मलेच्छ ताम्र जो निकृष्ट है। अब हम जानेंगे ग्राह्य ताम्र के लक्षण। जो ग्रहण करने योग्य ताम्र धातु है, भस्म है, उसके लक्षण जानेंगे। जो ताम्र संदिग्ध, मृदु, रक्तवर्ण, हथौड़ी के आघात से नहीं टूटने वाला हो, नेक्स्ट भारी हो, अग्नि एवं जल संसर्ग से निर्विकार रहे, उसे श्रेष्ठ गुण नेपाली ताम्र कहा जाता है। तो ये ग्राह्य ताम्र के लक्षण हैं। अग्राह्य ताम्र इससे जस्ट अपोजिट रहता है। जो ताम्र श्वेत रक्त और कृष्ण वर्ण मिश्रित, अतिवामक, कठोर, धोकर साफ करने पर कुछ देर बाद काला पड़ने वाला हो, उसे मलेच्छ ताम्र कहते हैं।
जो अग्राह्य होता है। पांडुकर्षण और रक्तवर्ण युक्त भार में हल्का हथौड़ों के आघात से टूटने वाला खुरदरा पत्रों से युक्त ताम्र को रस क्रम के लिए उपयोगी नहीं माना गया है। अब हम जानेंगे ताम्र या कॉपर के 8 विष दोष। तो ताम्र के समान दूसरा विष नहीं है, क्योंकि विष दोष होता है जिसको खाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि ताम्र में एक साथ विष के समान भ्रम, मूर्छा, विदाह, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि एवं चित्त संताप, ये 8 विष दोष होते हैं। तो ये इसके जो विष दोष हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है शोधन का प्रयोजन कि ताम्र या कॉपर को शुद्ध करके ही यूज में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जो दोष बताए हैं ये अशुद्ध ताम्र में पाए जाते हैं। अशुद्ध ताम्र के सेवन करने पे आयु, कांति, वीर्य, बल का नाश होता है। वमन, मूर्छा, भ्रम, उतक्लेश, कुष्ठ, शूल को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार विरेचन, भ्रम, उन्माद, दाह, मोह आदि ताम्र से उत्पन्न होने वाले ये महादोष हैं, किंतु शोधन करने के लेने इसका दोषों का निवारण हो जाता है। अब इसका रस, वीर्य, विपाक अमर तुल्य हो जाता है। अतः ताम्र को सम्यक रूप से शोधन के बाद ही प्रयोग लेना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसका शोधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि कॉपर को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, कौन सी विधि से इसको शुद्ध करते हैं। इसमें 2 टाइप की विधि दी है। एक है सामान्य शोधन। तो सामान्य शोधन में दिया है कि ताम्र को प्रतप्त करके तिल के तेल, तकर, गोमूत्र, कांजी, कुलथिकवात में क्रमशः 7 बार भुजाने पर इसका शोधन हो जाता है। तो जिसको कांजी, कुलथिकवात और गोमूत्र में 7 बार भुजाने पर निर्वाप की विधि से इसका शोधन होता है। नेक्स्ट है विशेष शोधन। तो विशेष शोधन के लिए इसमें दिया है कि नींबू सवरस से मर्दित कर सेंधव लवण का ताम्रपत्र पर लेप कर अग्नि में रख तप्त करके निर्गुंडी सवरस में बुझाएं। इस प्रकार 8 बार करने पर ताम्र शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे निर्गुंडी सवरस यूज में लिया गया है। मारण या भस्म बनाने के लिए इसमें बताया है कि शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कजली को नींबू सवरस में घोटकर बनाए हुए लेप को शुद्ध ताम्रपत्र पर लेप करके सुखाएं। सुखाने के बाद में ताम्रपत्रों को सराव संपुट में बंद कर गजपुट में पाक करें। तो पुट प्रकरण में हमने जाना था कि गजपुट क्या होता है। इसको गजपुट में पाक करते हैं भस्म बनाने के लिए। इसके बाद ये 3 पुट देने पे ताम्र की भस्म बन जाती है। इस विधि से हमारी ताम्र भस्म को दोष मुक्त करने के लिए नींबू आदि किसी भी एक अमल द्रव्य से मर्दन करके गोला बनाए। फिर गोले को सूरणकंद के मध्य रखकर सूर्य के चारों ओर एक अंगल मोटा मिट्टी का लेप कर सुखाकर गजपुट की अग्नि में पाक करें। स्वांगशीत होने पर भस्म प्राप्त होता है। यह भस्म बहुत ही गुणकारी है। सर्वदोषनाशक, शांति, भ्रांति, विरेचन आदि विकारों को कदापि उत्पन्न नहीं होने देती। अब हम जानेंगे भस्म के अमर्तीकरण। मीन्स बस मारण के बाद इसको और अधिक शुद्ध करने के लिए हम अमर्तीकरण की विधि को अपनाते हैं। तो लोह आदि धातुओं का मारण करने के पश्चात भी उसमें शेष रहे दोषों को दूर करने के लिए भस्म का जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अमर्तीकरण। ये हमने परिभाषा प्रकरण चैप्टर में भी पढ़ा था। अब ताम्र भस्म का अमर्तीकरण। ताम्र भस्म में आधा भाग गंधक मिलाकर पंचामृत से मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखाएं। सुखाने के बाद में सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि करें। इस प्रकार 3 पुट देने पे ताम्र भस्म अमर्तीकरण यानी 8 दोषों से रहित हो जाती है। अब ताम्र भस्म का कलर है वो कृष्ण वर्ण बताया है। ताम्र भस्म की परीक्षा में यह वारितर और रेखापूर्ण और निश्चंदर आदि भस्म की सामान्य परीक्षा के अलावा ये तीनों के बारे में हमने भस्म परीक्षा
जो हमने परिभाषा प्रकरण का लेक्चर था उसमें जाना था कि वारितर क्या होता है, रेखापूर्ण क्या होता है, निश्चंद्र मतलब बिना चमक। इसके अलावा भी ताम्र भस्म को खट्टे दही में डालकर कुछ देर पर रखने पे दही का रंग नीला पड़ जाने पे भस्म दोष उपयुक्त मानी जाती है। अभी ताम्र भस्म के गुण, इसके क्या क्या गुण हैं, इसकी मात्रा और अनुपान के बारे में। तो इसका रस होता है ये कसाय, अम्ल, मधुर एंड तिक्त होता है। विपाक है ये इसका मधुर, वीर्य, उष्ण और पित्त और कफ के हर के लिए ये यूज होती है। उदर रोग है, कुष्ठ, कर्मी, उद्वार्ध, शोधक, विषहर, स्थूलनाशक, दीपक, अरस, क्षय, पांडु, नेत्रे, लेखन, लघु का श्वास, प्रतिशाय, अम्लपीत, शोथ, शूल आदि रोगों को ये दूर करती है। तो पेट से रिलेटेड जो भी रोग हैं और जो सांस से रिलेटेड, इन दोनों में ये यूजफुल है। ताम्र भस्म की मात्रा है वो 1/8 से 1/2 रहती, यानी कि 60 mg तक हम इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। अनुपान है ये सवरस या मधु के साथ इनको लेना चाहिए। अब दिया है ताम्र भस्म के विकार। तो ताम्र भस्म के साइड इफ़ेक्ट होने से या इसको मुनि ब्रीही को पीसकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुनि ब्रीही को पीसकर मिश्री के साथ अथवा धनिया बीज कवात में मिश्री मिलाकर 3 दिन पीने पे ताम्र भस्म सेवनजन्य विकारों की शांति हो जाती है। अब कॉपर से बनने वाली महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं लक्ष्मी विलास रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत परपटी, ताम्र परपटी एंड हृदयार्णव रस। तो इस लेक्चर में हमने कॉपर के बारे में जाना, ताम्र के बारे में जाना। धन्यवाद।